नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में एसआईआर पर मचे घमासान के बीच चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। कितने वोटर्स के नाम कटे, कितने नए नाम जुड़े, इसकी तस्वीर क्लियर हो गई। इधर 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा वोटर लिस्ट जो है वो जारी की गई है, इसमें बताया जा रहा है। और ये ड्राफ्ट जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट थी उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 14 लाख से ज्यादा नए वोटर्स के नाम भी शामिल किए गए, वहीं 65 लाख नाम काटे गए। इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे क्यों कांग्रेस के अंदर मचा है घमासान, क्योंकि दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले पर कहा है कि उस वक्त की यूपीए सरकार भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में थी। विदेश मंत्रालय के रुख को देखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। चिदम्बरम ने कहा कि मेरे मन में बदला लेने का विचार आया था, लेकिन सरकार इससे सहमत नहीं थी। इस खुलासे से कांग्रेस फिर सवालों में है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस में जिस तरह से एक के बाद एक बड़े धमाके हो रहे हैं, उससे पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पे है। लेकिन कई नेताओं ने इस पूरे मामले में जिस तरह से चिदम्बरम ने खुलासा किया, उसको लेकर दूसरे नेता खामोश क्यों? देखिए, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी बिल के अंदर घुस गई है। नेता भागा हुआ है, पता नहीं कहाँ है। और ये राहुल गांधी ने कहा था कोई हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे तो यूरेनियम बम, पता नहीं कौन कौन सा बम निकाले थे जी। और सारा बम एक साथ जो है राहुल गांधी के खोपड़ी के ऊपर जो है चिदम्बरम ने फोड़ दिया। कारण सारी हेकड़ी निकल गई और ये खींच में किया हुआ। भाई, किसको नहीं मालूम है देश के अंदर कि 26/11 के बाद, मुंबई हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया? सबको मालूम है ना जी। What he is saying कि कॉन्डोलीजा राइस, उसने कहा सोनिया सरेंडर, राहुल सरेंडर, और ये सरेंडर कर गए कि अटैक मत करना, युद्ध मत करना। तो जो लाइन ऑफ अटैक अगर आप देखें, चाहे वो थरूर हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो कोई भी हो, जो सामने आकर के जो बातें कह रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राहुल गांधी एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और कोई सीनियर लीडर, और ये ध्यान रखिए, ये कोई नेता नहीं है, ये कोई दिग्गज कांग्रेसी नेता इनको मत कहिए, ये देश के फॉर्मर गृह मंत्री हैं। इनके पास वो सारी जानकारी होगी जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के पास जानकारी, राहुल गांधी को भी जानकारी नहीं होगी। और वो इस बात को कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? आप जो नैरेटिव लेकर के चलते हो उसको ही उड़ा दिया जा रहा है। और ये मैं देखता हूं कि दिस इज अ पैटर्न। राहुल गांधी जब बाहर होता है तो कोई ना कोई आकर के कोई विस्फोट कर देता है। यह भी एक पैटर्न है। दो चीजें देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी कोई नया मुद्दा उठाते हैं, कोई चीज उठाते, कोई एसआईआर के ऊपर होता है, कोई जाकर के बोल देता है एसआईआर के खिलाफ बोल देता है। भाई, कोई अब पाकिस्तान को लेकर के कोई सवाल पूछते हो तो उसको कोई जवाब दे देता है। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आपने सवाल खड़ा किया, ये करेंगे वो करेंगे, और देखिए कांग्रेस पार्टी के सारे लोग जो आकर के शशि थरूर खड़े हो गए। आप नैरेटिव क्रिएट करते हो और कांग्रेस पार्टी के कोई बहुत ही सीनियर रिस्पांसिबल लोग, और ये सब फॉर्मर मंत्री रहे जी, तो ये तो बड़ा धोखा हो गया राहुल गांधी के साथ। क्या कह दिया? कह दिया ये कि गांधी परिवार ने सरेंडर किया। गांधी परिवार ने, क्योंकि सीक्वेंस को देखिए, अगर आप जोड़िए, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं बना गृह मंत्री, घटना के 3 दिन बाद, तो मेरे गृह मंत्री बनने के तुरंत फौरन बाद कॉन्डोलीजा राइस दिल्ली आई और वो प्रधानमंत्री से मिली। फिर यह कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही टॉक टू द पीपल हु मैटर्ड, कि सरकार में जो मेन डिसीजन लेने वाले लोग हैं कौन है? प्रधानमंत्री अगर पावरफुल है तो उससे ज्यादा कोई तो मैटर नहीं करता। तो वो पर्सन कौन है? तो वो सोनिया गांधी है, राहुल बाबा है,
जो मनमोहन सिंह के कैबिनेट के फैसले को जो है डस्टबिन में फाड़ के फेंक सकता है, तो उसने कहा कि भाई मत करना। अभी कहानी और आएगी कि ये फैसला कि नहीं अटैक करना, ये सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर, ये जो अहमद पटेल ने किया कि भाई मुसलमानों के खिलाफ एक गलत मैसेज चला जाएगा, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, वोट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जब कही जा रही है तो राहुल गांधी के नैरेटिव पे अटैक, राहुल के पूरे पॉलिटिक्स पे अटैक और गांधी परिवार की साख के ऊपर ये धब्बा लगा देना कि ये देशद्रोही परिवार है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। यही तो विद्रोह होता है, इसके अलावा विद्रोह क्या होता है? डंडा लेकर के थोड़ी बार आदमी पीछे पीछे जाएगा कि कहा है राहुल गांधी, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। क्या राजीव सर, कांग्रेस पार्टी फिर कई या कहें कि दो गुटों में बंटने वाली है? क्योंकि एक के बाद एक कई नेताओं के इस तरह से बयान आ रहे हैं और राहुल गांधी पूरी तरह से पार्टी को एकजुट करने में नाकाम। देखिए, कांग्रेस दो गुटों में बंटने वाली नहीं है, बटी हुई है। एक गुट वो है जो नेशनल इंटरेस्ट में अपने पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ बात करती है, यानी कि यहां पर राष्ट्र के विरोधी नहीं है, बल्कि वो मोदी के विरोधी हो सकते हैं, भाजपा के विरोधी हो सकते हैं। वो कांग्रेस के अंदर का गुट है। और दूसरा गुट वो है जो मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करने लगता है। तो पहले गुट में शामिल लोग, जितने नेता हैं, उन लोगों का मानना अब हो गया है कि हम राजनीतिज्ञ, राजनेता या फिर अपोजिशन में बैठे हुए नेता के तौर पर तो अपनी पहचान बना सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन देशद्रोही गद्दार नेता के तौर पर अगर ठप्पा हम पर लग रहा है, और वो भी इस कारण से क्योंकि एक वर्ग कांग्रेस में है जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द चल रहा है, वो हर मुद्दा ऐसे उठाता है जिसका नैरेटिव आगे क्लियर हो जाता है कि ये देश के खिलाफ है। तो इसके कारण विरोध हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, ये चिदम्बरम भी थे, चिदम्बरम भी उसमें शामिल रहे हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार का समर्थन किया, कांग्रेस के इस एजेंडे का विरोध किया। राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने सवाल जो उठाना शुरू किया, उसके खिलाफ शशि थरूर भी, उसके खिलाफ मनीष तिवारी भी, चिदम्बरम भी, मुकुल वासनिक भी, और कर्नाटक में भी कुछ नेता ऐसे हुए। ये पिछले दिनों जब इन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, और उसके लिए डाटा कहां से लाया? कर्नाटक से। कर्नाटक का महादेवपुरा, कर्नाटक का ही आलंद विधानसभा क्षेत्र, ये डाटा वहां से लेकर आ रहे थे। क्या हुआ? इन्हीं का मंत्री के राजन्ना, उसने कह दिया ये फर्जीवाड़ा है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हमारे बीएलए के ऊपर, हमारे बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि तुम लोग बैठे हुए थे, सो रहे थे आंख पर पट्टी बांध कर, और यहां वोट चोरी हो रही थी। तो इसलिए उसके बाद उनको इस्तीफा देने को मजबूर किया गया, उन्हें हटा दिया गया कैबिनेट से। अब अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में, हर जगह पर कांग्रेस का दो गुट बना हुआ है, जो एक मानता है कि राहुल गांधी अगर पॉलिटिकल अपोनेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को माने, प्रधानमंत्री मोदी को उनकी नीतियों के कारण आलोचना करें, संसद में भी भारत के खिलाफ नहीं, भाजपा या भाजपा नीति सरकार के खिलाफ बोले, तो कोई बात नहीं है, हम साथ दे सकते हैं। लेकिन जब ये देश के खिलाफ ही बोल रहे हैं, जब हमारे ऊपर ठप्पा लग रहा है कि नहीं नहीं राहुल गांधी के साथ ये भी देशद्रोही ग्रुप में है, तो ऐसे में बर्दाश्त कैसे किया जाएगा? ऐसे समय में चिदम्बरम ने बात की, और बात उस समय की जब मुंबई में अटैक हुआ। सबको पता है, इस बारे में जानकारी है कि कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की डोजियर भेजने के अलावा, और इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई थी। ओबामा ने भी लिखा था कि क्यों मनमोहन सिंह ने ऐसा किया, मनमोहन सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन सोनिया गांधी कोई संवैधानिक पद पर नहीं थी, राहुल गांधी कोई मंत्री नहीं थे। अब चिदम्बरम ने यह बता दिया कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक्टिव था, और इन्हीं लोगों के कहने पर हमने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। पूरा कैबिनेट ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे नहीं, ये नहीं कह रहे कि हम चिदम्बरम, हमारे मन में विचार था कि हम बदला लें, ये उनकी बात नहीं है, ये पूरी कैबिनेट का फैसला था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी का फैसला नहीं था। ये लोग अमेरिका से पोषित होते हैं, ये लोग अमेरिका से पैसे खाते हैं, इन लोगों को अमेरिका से डर है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट है जो आज भी राहुल गांधी के लिए है। तो ये पूरा का पूरा गुट बन चुका है अलग अलग स्टेट में, और सेंट्रल लीडरशिप में सोनिया गांधी का कैबिनेट, ये सोनिया का कैबिनेट ही है।
चिदम्बरम सोनिया के कैबिनेट में थे, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, ये सारे सोनिया के कैबिनेट में थे। ये सारे सोनिया का कैबिनेट बिखर गया है और अभी राहुल का कैबिनेट चल रहा है। ये जयराम रमेश, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, अब दोनों में जो संघर्ष है, आगे देखिए कुछ दिन में ये संघर्ष कितना बड़ा विस्फोट पैदा करता है। बिल्कुल, संघर्ष तो एसआईआर को लेकर बिहार में भी देखने को मिला, लेकिन डॉक्टर साहब अब एसआईआर पर वोटर लिस्ट की जो फाइनल लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। देखिए, कोई वहां पे संघर्ष नहीं है। विपक्ष जो है दीवार पे अपने सिर को पीट रहा था। भाई आ गया ना, कितने करोड़ वोट कट गए। ये मधुर मधुर बोली में झूठ परोसने वाला ये प्रोपेगेंडिस्ट जो सबसे पहले दौड़ दौड़ के पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, योगेंद्र यादव जी, उसने तो आर्टिकल लिखा था। ये इंडियन एक्सप्रेस वाले ने पूरा पेज उसके नाम कर दिया था, कई सारे पत्रिकाओं ने। भाई माफी नहीं मांगोगे तुम लोग? इतने बेशरम हो गए हो तुम लोग कि अगर एसआईआर हुआ तो 3 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। 3 करोड़ नाम कट गए? कट गए कोई? ये ऐसे धूर्त लोग हैं कि जो उस थ्योरी पे काम करते कि पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट। भाई 15 दिन पहले आर्टिकल लिखा, आप सब लोग भूल भी गए। कोई अकाउंटेबिलिटी है? कोई अकाउंटेबिलिटी है कि भाई तुमने ये कह दिया? और क्या कारण है? इस देश में झूठ बोलने के ऊपर, झूठी प्रोपेगेंडा करने के ऊपर अब्बा फल कैद नहीं होते ये लोग। कहां गया वो आंकड़ा? ये तमाम लोग एडीआर फेडीआर वाले, ये सबको तो फॉरेन फंडिंग रोको, ये चिचियाते हुए जो है सड़क पर नजर आएंगे। आपने ठेका ले रखा है इस देश को बदनाम। कहां है वो 3.5 करोड़ नाम जो कट गए? सीधा सा सवाल है। इधर उधर की चीजें जो बेकार की बातें हैं, भाई आपने किस तरीके से माहौल बनाया। ओह माय गॉड, दलितों का, गरीबों का, मुसलमानों का, ओबीसीज का, मजदूरों का, किसानों का नाम कट जाएगा। ये कहां से लाएंगे सर्टिफिकेट? तुम्हारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है किलो सर्टिफिकेट। जैसे मुसलमानों को तुमने बहका दिया था, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाए, ये चल गया। ये सब समाज के घून है। ये लोग चाहते बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये तमाम लोग जो है ये लोग वोटर बने रहे कि 4-5 फेज में चुनाव हो तो एक जत्था आज वोट कर रहा है यहां पे, फिर अगले फेज में जाकर के दूसरी जगह जाकर के वोट कर रहा है। ये वोटों के सौदागर, धंधेबाज, इस तरह के लोगों को की भर्त्सना होनी चाहिए। दे मस्ट बी नेम्ड एंड दे मस्ट बी शेम्ड। बिल्कुल राजीव सर, चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अब विपक्ष किस तरह से जो सवाल उठा रहा था एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, वो क्या करेगा? देखिए, विपक्ष एक काम पहले करेगा। ये 7 तारीख को सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर बेइज्जत हो या फिर पहले ही अपना पिटीशन वापस ले ले, क्योंकि पिछले दिनों जितनी बार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, इन लोगों ने एक भी प्रूफ ऐसा नहीं दिया जिसके कारण ये साबित हो सके कि चुनाव आयोग का इंटेंशन वोट काटना है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने सीधे तौर पर कहा था कि ये पूरे एसआईआर की प्रक्रिया में चुनाव आयोग वोट काटने के लिए नहीं कर रही, बल्कि जेन्युइन वोट को जोड़ने के लिए कर रही है। और इनका इंटेंशन में कहीं भी ये नहीं दिखाई पड़ रहा। ये वोटर फ्रेंडली एसआईआर दिख रहा है और आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे क्योंकि आपके अंदर विश्वास नहीं है। ये विश्वास की कमी दिखाई पड़ रही है। आप कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, एक भी एप्लीकेशन नहीं दे रहे हो कि इस क्षेत्र में इस व्यक्ति का नाम जोड़ना है। राजनीतिक पार्टी कुछ कर ही नहीं रही है और आप केवल सुप्रीम कोर्ट में आकर यहां पर तमाशा करते हो, राजनीतिक मंच बना दिए हो और उसके बाद कहते हो स्टे लगाने के लिए। इसलिए एक समय दिया गया कि भाई एसआईआर का अंतिम जो वोटर लिस्ट जारी होने वाला है वो 30 तारीख को होने वाला है। उसके बाद 1 सप्ताह तक आपके पास समय है। जितना एपिक नंबर आपके पास होगा, अलग अलग क्षेत्रों में घूम लो और अपने अपने लोगों को इकट्ठा करके सबका चेक करवा लो और जिसका कटा है उसका फिर से रिवीजन के लिए एप्लीकेशन स्वीकार किया जाएगा कि नहीं, फॉर्म 8, फॉर्म 6, उसके लिए आप पूरी लिस्ट लेके आओ और तब बताना कि ये
जो वोट कट रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम जा रहे हैं, 65 लाख हो या 67 लाख हो, 71 लाख तक की बात आ रही है, जितने वोट कट रहे हैं उतने वोटर में से कितने फर्जी काटे गए हैं। अब इन लोगों के पास जवाब तो है नहीं, और ये भी इतने मेहनती नहीं है। पहले भी इन लोगों ने बार बार चुनाव आयोग से कहा कि हमें पूरी की पूरी लिस्ट दीजिए, जितने लोगों का नाम काटा गया है वो भी दे दिया गया। अब क्या करोगे? अब सारे लिस्ट चेक करो, अब 7 करोड़ से ज्यादा वोटर लिस्ट चेक करो, और उसके बाद एक सप्ताह में लिस्ट बनाओ, और 10, 20, 50 लेकर गए तो वहां सुप्रीम कोर्ट में सीधे आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि योगेंद्र यादव को यही बात पिछली बार जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था, आप भाषण बहुत अच्छे देते हो लेकिन यहां प्रूफ कुछ नहीं कर पाते, ये जाकर आप टीवी डिबेट में बात कर सकते हो, ये टीवी डिबेट है नहीं। तो ये जो तरीके इन लोगों का है वो अब सुप्रीम कोर्ट में दिखाई पड़ेगा, और जब सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह से हरी झंडी मिल जाएगी एसआईआर को, तो फिर आप इसी मुद्दे को लेकर क्या बिहार में बात करोगे? ये वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी का आरोप, अब ये आरोप किसके ऊपर लगाओगे? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या फिर चुनाव आयोग के ऊपर? क्योंकि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने तो हरी झंडी दे दी। तो ऐसी स्थितियों में ये फंस चुका है। तेजस्वी यादव पहले से बाहर निकल चुके हैं, वो अपने अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, राजद अधिकार यात्रा, और कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन इतना है कि राहुल गांधी को पिछले ये सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीधे तौर पर यूटर्न लेना पड़ा, बताना पड़ा, नहीं नहीं अब हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम महंगाई की बात करेंगे, ये वोट चोरी का मुद्दा पीछे से एक आध बार मंच पर बात कर लेंगे। ये पूरा का पूरा यूटर्न था। तो इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई, खत्म भी हो गई, और उसके बाद अब डर बिहार के लिए इन लोगों को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आगे बंगाल के लिए, दिक्कत है असम के लिए, दिक्कत तमिलनाडु और केरल के लिए है। इसलिए उन राज्यों से अब रिजोल्यूशन पारित करवाए जा रहे हैं। चलिए राजीव सर, इस सही जानकारी और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एसआईआर पर चुनाव आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया, जिससे बिहार का सियासी तापमान अब बढ़ने लगा है। वहीं चिदम्बरम के खुलासे ने कांग्रेस को भी एक्सपोज कर दिया है, और कांग्रेस फिर से सवालों में है। साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर जो खींचतान है वो भी खुलकर सामने आ गई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।